दोस्तों आज हम जानेंगे कि भारत में गन लाइसेंस किसको मिलता है, कितनी फीस लगती है, कैसे मिलता है। भारत में गन लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत में हथियार रखना किसी भी नागरिक का सामान्य मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा दी जाने वाली एक विशेष विवेकाधीन अनुमति है जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनकी आवश्यकता वास्तविक, तर्कसंगत और कानून के अनुरूप हो। भारत में हथियारों से संबंधित पूर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016 के अंतर्गत संचालित होती है और इनके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर लाइसेंस जारी करने, उसके नियंत्रण, नवीनीकरण और रद्द करने से संबंधित नियम निर्धारित करती है। सामान्यतः पूरे देश में लाइसेंस जारी करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर या महानगर है जो उनमें पुलिस आयुक्त के पास होता है और यही अंतिम रूप से निर्णय करते हैं कि किसी व्यक्ति को हथियार रखने की अनुमति यानी लाइसेंस दी जाए या नहीं। इस संदर्भ में यह समझ लेना चाहिए कि भारत में कोई भी व्यक्ति गन लाइसेंस का दावा नहीं कर सकता, वह केवल आवेदन कर सकता है और लाइसेंस देना प्रशासन का विवेकाधीन निर्णय होता है जो विभिन्न तथ्यों जैसे खतरे की वास्तविकता, चरित्र, आपराधिक रिकॉर्ड यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड, मेंटल हेल्थ और सामाजिक आचरण पर आधारित होता है। भारत में गन लाइसेंस के लिए सबसे सामान्य आधार स्वयं की सुरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस, खेल शूटिंग और जंगली जानवरों को फसल आदि की सुरक्षा जैसे हैं। जैसे सीमावर्ती अपराध प्रभावित या डकैत प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति हैं, ज्वेलरी के व्यापारी हैं, कैश हैंडलिंग व्यवसायी हैं, गवाह के रूप में जान का खतरा झेल रहे व्यक्ति हैं या राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय निशानेबाज खिलाड़ी इस श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यापारी के साथ पहले लूट की घटना हो चुकी है और एफआईआर भी दर्ज है और उसे लगातार धमकियां मिल रही है और उसके काम का स्वभाव जोखिमपूर्ण है तो उसका आधार मजबूत माना जाता है। जबकि यदि कोई व्यक्ति केवल शौक या दिखावा करने के उद्देश्य से रिवॉल्वर रखना चाहता है तो उसका आवेदन सामान्यतः अस्वीकृत कर दिया जाता है। दोस्तों पात्रता की दृष्टि से भारत में आमतौर पर आवेदक की जो आयु है वो 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उस पर कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए और वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नशे की लत से मुक्त होना चाहिए तथा उसका सामाजिक आचरण जिम्मेदार और संतुलित होना चाहिए। यही कारण है कि आवेदन के साथ चिकित्सीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में हथियार को यानी कि जो वेपन्स हैं इनको मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर। सामान्य नागरिकों को प्राय केवल नॉन प्रोहिबिटेड बोर जैसे .32 बोर रिवॉल्वर या पिस्टल या कुछ सिंपल राइफल्स है उनके रखने की अनुमति मिलती है, जबकि ऑटोमेटिक या सैन्य श्रेणी के जो प्रोहिबिटेड बोर है हथियारों का लाइसेंस है वो विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है। वह भी आमतौर पर सुरक्षा बलों या विशेष श्रेणी के व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है। दोस्तों गन लाइसेंस प्राप्त करने की आवेदन प्रक्रिया पूरे भारत में लगभग समान है, लेकिन राज्यों के स्तर पर उसके प्रारूप और शुल्क में अंतर हो सकता है। दोस्तों आवेदक सबसे पहले NADL एलियास यानी कि नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस एंड आर्म्स लाइसेंस इशुएंस सिस्टम के माध्यम से या अपना जिले के कलेक्ट्रेट या कमिश्नरेट कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र भरता है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, हथियार रखने का उद्देश्य, उसकी पहचान, पते का प्रमाण, फोटो, आय का प्रमाण और दो व्यक्तियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था का विवरण देना पड़ता है। इसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा विस्तृत सत्यापन जिसे पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें आवेदक के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों, पूर्व दोषसिद्धियों, झगड़ालूपन, नशे की लत और पड़ोस में उसकी छवि की जांच की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि पड़ोसी बयान देते हैं कि ये व्यक्ति तो अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता है, लोगों को धमकाता है या परिवार में हिंसा करता है, तो पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक हो सकती है और लाइसेंस मिलने की संभावना कम हो जाती है। जबकि इसके विपरीत यदि उसके बारे में जिम्मेदार, शांत और सामाजिक रूप से सम्मानजनक व्यवहार का उल्लेख होता है तो प्रशासन की दृष्टि उसके पक्ष में जाती है।
कई जिलों में आवेदक का व्यक्तिगत इंटरव्यू भी लिया जाता है, जहां अधिकारी उससे उसके उद्देश्य, आवश्यकता की वास्तविकता और हथियार चलाने की समझ के बारे में पूछताछ करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई राष्ट्रीय राज्य स्तर का शूटर है और शूटिंग रेंज का सदस्य है और प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, तो वह खेल के आधार पर गन लाइसेंस लेने का मजबूत दावा कर सकता है। दोस्तों, भारत में गन लाइसेंस लेने की सरकारी फीस अपेक्षाकृत कम ही है, परंतु समग्र खर्च में मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रशिक्षण शुल्क, यात्रा व्यय, दस्तावेज तैयार करना, स्टाम्प शुल्क और अगर आपको जरूरत पड़ती है कानूनी सलाह लेने की तो एडवोकेट की फीस जैसे कारक शामिल होते हैं और इनको सबको मिलाकर कुल लागत बढ़ सकती है और ये राज्य से राज्य तथा परिस्थिति से परिस्थिति में भिन्न हो सकती है। दोस्तों, गन लाइसेंस मिलने के बाद व्यक्ति हथियार खरीद सकता है, लेकिन केवल अधिकृत लाइसेंस प्राप्त डीलर से और उसी श्रेणी का जो उसके लाइसेंस में स्पष्ट रूप से दर्ज हो। साथ ही उसे गोला बारूद की अधिकतम सीमा यानी कि जो बुलेट्स वगैरह है उनकी लिमिट और सार्वजनिक स्थानों पर हथियार का प्रदर्शन या हवाई फायरिंग जैसे एक्ट पर लगे प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करना होता है। जैसे शादियां, राजनीतिक जो रैलियां होती है या समारोह हो रहे हैं, उनमें हवाई फायरिंग भारत में क्राइम है और ऐसे दुरुपयोग से न केवल आपराधिक कार्रवाई होती है बल्कि लाइसेंस का निलंबन या निरस्तीकरण भी संभव है। दोस्तों, गन का लाइसेंस एक सीमित अवधि के लिए मान्य होता है और उसे समय समय पर नवीनीकरण यानी रिन्यू कराना अनिवार्य है, जिसमें पुनः पुलिस रिपोर्ट, हथियार के उपयोग और नियमों के पालन की समीक्षा की जाती है। और यदि इस बीच में आवेदक के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस दर्ज हो जाए, कोई घरेलू हिंसा या अवैध हथियार का उपयोग या नशे की लत के प्रमाण सामने आए, तो लाइसेंस को निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। दोस्तों, गन का लाइसेंस लेने के बाद हथियार रखने के साथ कानूनी दायित्व जितना बड़ा है, नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा है। हथियार को सुरक्षित तिजोरी में रखना, बच्चों और अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखना, खो जाने या चोरी हो जाने पर तुरंत पुलिस को सूचना देना और उसे कहीं भी बिना आवश्यकता के प्रदर्शित ना करना और हमेशा कानून और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना हर लाइसेंसधारी का कर्तव्य है। दोस्तों, भारत में गन लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में केवल आवेदन भरना ही नहीं बल्कि उससे जुड़े विभिन्न सरकारी शुल्क, प्रशासनिक खर्च, मेडिकल और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, सुरक्षित भंडारण तथा बाद में हथियार खरीद की लागत भी शामिल होती है। आमतौर पर आर्म्स रूल्स 2016 के अनुसार नए हथियार लाइसेंस की सरकारी फीस लगभग 1000 रुपए होती है और नवीनीकरण यानी रिन्यूअल की फीस 500 रुपए से 1000 रुपए प्रति वर्ष या 3 वर्ष के लिए 1500 से 3000 तक हो सकती है। लाइसेंस में परिवर्तन, पत्ते में परिवर्तन, नाम में सुधार, हथियार जोड़ने या हटाने या ट्रांसफर जैसी संभव सेवाएं, उन पर 500 से 1000 रुपए का अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क लग जाता है। आवेदन के साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी लागत है जो सामान्यतः 500 से 2000 रुपए तक की होती है। वहीं कई राज्यों में अनिवार्य फायर आर्म्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की फीस प्रशिक्षण संस्था के अनुसार 5 से 15,000 रुपए या इससे अधिक भी हो सकती है। पुलिस वेरिफिकेशन सरकारी प्रक्रिया है जिस पर अलग से 200, 300 या 500 रुपए निर्धारित है। हालांकि डाक या दस्तावेज कोई औपचारिकता के छोटे मोटे खर्च भी और हो सकते हैं। किसी अनौपचारिक भुगतान की आवश्यकता तो इसमें नहीं होती। हथियार के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टील सेल्फ या लॉकिंग कैबिनेट भी रखना पड़ सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3000 से 10,000 रुपए या इससे अधिक हो सकती है। लाइसेंस मिलने के बाद असल हथियार की खरीद एक अलग और बड़ा खर्च है। और दोस्तों, कुल मिलाकर एक नई लाइसेंस के लिए सरकारी फीस, मेडिकल प्रशिक्षण, सुरक्षित भंडारण सहित बुनियादी खर्च आमतौर पर लगभग 10,000 से 30,000 रुपए या थोड़ा सा उससे ज्यादा हो जाता है, जबकि हथियार की खुद की कीमत अलग से चुकानी पड़ती है। यानी कि आपके लाइसेंस में जो वेपन अंकित है उसके हिसाब से आप वेपन खरीदते हो और वेपन कितने का मिलेगा और किस कंपनी का आप ले रहे हो उसकी कीमत वो अलग है। अब साथ ही लाइसेंस का समय समय पर नवीनीकरण भी आवश्यक होता है और देरी की स्थिति में लेट फीस भी लगती है। राज्यों और जिलों के स्तर पर कुछ प्रक्रियात्मक अंतर और छोटे मोटे सेवा शुल्क संभव है, पर मूल ढांचा पूरे भारत में लगभग यही है। अब याद रहे कि लाइसेंस लेने और हथियार खरीदने दोनों की प्रक्रिया कानून और नियमानुसार ही होती है और सभी खर्च इस कानूनी ढांचे के भीतर ही आके जाते हैं।
दोस्तों, भारत में गन का लाइसेंस मिलना कठिन है क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा थोड़ा घना है। छोटी छोटी बातों पे विवाद बड़े रूप ले सकते हैं और यदि हथियार की उपलब्धता अनियंत्रित हो जाए तो दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए सरकार ने प्रक्रिया को थोड़ा सा कठोर, बहुस्तरीय और विवेकाधीन के अंतर्गत रखा है। यदि किसी व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत हो जाए और उसे लगे कि निर्णय मनमाना या अनुचित है, तो वे कानून के प्रावधानों के तहत अपील भी कर सकता है। परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लाइसेंस कभी भी गारंटी नहीं बल्कि प्रशासनिक संतुष्टि पर आधारित अनुमति है। अंततः कहा जा सकता है कि भारत में गन लाइसेंस पाना संभव अवश्य है, किंतु केवल उन्हीं के लिए जो वास्तविक खतरे, खेल या वैधानिक आवश्यकता के ठोस आधार के साथ आवेदन करते हैं यानी अप्लाई करते हैं। दोस्तों, समाज में जिम्मेदार आचरण रखते हैं और हथियारों को शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। हथियार व्यक्ति को सुरक्षा का साधन तो देता है, परंतु उसके साथ कानून का पालन, अनुशासन, संयम और समाज की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व की और भी बड़ी शर्तें जुड़ी होती है। इसलिए यदि आप भारत में गन लाइसेंस का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने उद्देश्य को ईमानदारी से परखें। आवश्यक दस्तावेज हैं वो व्यवस्थित करें। अपने जिले की जो गन लाइसेंस अथॉरिटी है उसके दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ें और ये समझें कि लाइसेंस कोई साधारण अनुमति पत्र नहीं बल्कि एक गंभीर कानूनी एवं सामाजिक दायित्व है जिसे निभाना उसी व्यक्ति के लिए उचित है जो इसके उपयोग में पूर्ण जिम्मेदारी, संतुलन और विधि सम्मत आचरण बनाए रख सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको गन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितनी फीस लगेगी, ये सारे बिंदु समझ आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और इसी प्रकार हर कानूनी बात को सरल शब्दों में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।